चाहे कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसी कहानी जिसमें आपको बताया जाएगा कि अपनी जिंदगी में कुंवारे मर जाना, लेकिन इन 3 लक्षण वाली स्त्रियों से हमेशा बच करके रहना और इसे कदापि विवाह मत करना। कभी जिंदगी में आप परेशान नहीं रहेंगे मित्रों। ये कहानी आपको बहुत अच्छी जानकारी और सिख दे करके जाएगी। तो चलिए मित्रों, आपका कीमती समय बर्बाद ना करते हुए अब सीधे कहानी पर ही पहुंचने हैं। प्रिया दोस्तों, एक समय की बात है। किसी जंगल में तोता और मैना का जोड़ा एक वृक्ष के डाल पर बैठा हुआ था। तोता ने मैना से कहा कि है मैना रानी, आज का समय बहुत ही बादल चुका है। मैना न खाने लगी। पिया जी, ऐसा क्या समय बादल चुका है? तब तोता कहता है कि है महारानी, समय इतना बादल गया और आजकल की लड़कियां बहुत ही स्वार्थी बन चुकी हैं, क्योंकि स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। जो काम उन्हें कदापि नहीं करना चाहिए वो स्वार्थ के प्रति स्त्रियां कर बैठी हैं। मैना कहती है कि पिया जी, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूं। स्त्रियां कैसे स्वार्थी हों, शक्ति हैं। आप हमारी नई जाति की बुराई कर रहे हैं। तोता कहता है, नहीं मैना, तुम हमारी बात पर विश्वास करो। तब मैना कहती है, नहीं स्वामी, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं कर सकती हूं। तब तोता कहता है, ठीक है, मैं जब तुम्हें विश्वास नहीं है तो आइए हम आपके लिए एक कहानी सुनते हैं, और इस कहानी को सुनने के साथ साथ तुमको यह विश्वास हो जाएगा कि तुम्हारी नई जाति कितनी स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए कितने गलत गलत काम करने के लिए तैयार हो जाती है। दोस्तों, तभी मैना कहती है, ठीक है स्वामी, पहले आप वह कहानी सुनाइए और सिद्ध करके बताइए कि हमारी नई जाति स्वार्थी है या नहीं है। दोस्तों, तब वो तोता अपने मैं रानी को वह कहानी सुनता है। तोता कहता है मैं एक समय की बात है, किसी नगर में 3 दोस्त रहते थे। एक राजा का लड़का था जो राजकुमार था, एक बनिया का लड़का था और एक साहूकार का लड़का था। 3 दोस्त थे। तीनों में बहुत गहरी दोस्ती थी, क्योंकि वह तीनों साथ साथ पढ़े थे और साथ ही साथ बड़े भी हुए थे। राजा का जो लड़का था, जो राजकुमार था, उसकी शादी भी हो चुकी थी। मित्रों, एक दिन की बात है, तीनों दोस्त राजा के बगीचे में टहल रहे थे तो राजकुमार, जो राजा का लड़का था, वह अपने दोस्तों से कहता है, भाई कल चलते हैं और अपनी पत्नी को उसके मायके से बुला करके ले आते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो चुके हैं और हमें अपने पत्नी की बहुत याद आ रही है। इसीलिए कल ससुराल में चलते हैं और तुम हमारे साथ चलो और हम अपनी पत्नी को बुला लाएं। तब इन दोनों दोस्तों ने कहा होगा, जो साहूकार का लड़का था और बनिया का लड़का था, इन दोनों ने बोला, भाई तुम तो अपने ससुराल में पहुंच जाओगे और ससुराल में ससुर जी के महल में आराम से सो गए, लेकिन हम कहां जाएंगे? तब राजकुमार कहता है, मेरे भाई तुम कोई सराय देख लेना, और एक रात की ही तो बात है, रात सराय में कैट लेना और सुबह मैं अपनी पत्नी को लेकर के जाऊंगा और आराम से घर के लिए निकाल चलेंगे। दोस्तों, राजकुमार के बात को सुनकर के दोनों दोस्त, साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का जो था, वो सहमत हो जाता है। लेकिन बनिया का लड़का जो था वो बहुत ही चालक और चतुर था, और जो राजा का लड़का राजकुमार और साहूकार का बेटा बिल्कुल भोले और नादान थे। दोस्तों, दोनों दोस्त जब सहमत हो गए तो दूसरा दिन होता है और दोनों दोस्त अपने दोस्त राजकुमार के साथ में वहां से चल देते हैं, और चलते चलते 3 दिन इनके रास्ते में गई। और 3 दिन के बाद में राजकुमार अपने ससुराल के पास में जब पहुंचे, उसे नगर के पास में जब पहुंचता है तो राजकुमार अपने दोनों दोस्तों से कहता है, मेरे भाई यहां कोई सराय देख लेना और रात उसे सराय में कैट लेना, और मैं ससुराल जाता हूं, सुबह जल्दी ये जाऊंगा। तोता कहता है महीना। राजकुमार इतना खाने के बाद अपने ससुराल के लिए चला जाता है, और इधर साहूकार का लड़का और बनिया का लड़का सराय की तलाश में निकाल जाते हैं। ढूंढते ढूंढते उनको एक सराय दिखाई देती है, और सराय के जब समीप पहुंचने हैं तो उन्होंने देखा कि यहां खाने पीने की भी व्यवस्था सही है और रुकने की भी व्यवस्था सही नजर आ रही है। दोस्तों, सराय के दरवाजे पर जब वे पहुंचे तो वहां उन्होंने एक बुढ़िया को देखा। उसे बुढ़िया के पास में जाकर खाने लगा है, माता अमित सराय में रात व्यतीत करने के लिए आए हैं और सुबह चले जाएंगे। हमारे लिए सराय में जगह दे दो, जो हम रात सही से कैट सके।
दोनों दोस्तों की बात को सुन करके वो बुढ़िया जो थी वो खाने लगी। देखो बेटा, चाहे भी रुक, जो चाहे कहानी भी जाकर के रात कैट लो, लेकिन इस सराय में आप ना रुक। इस सराय में आप प्रार्थना गुजरे। तब दोनों दोस्त ने पूछा, ऐसा क्यों माता? तब बुढ़िया कहती हैं, मेरे पुत्र, इसमें अगर आप रुक तो आप जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि आपकी मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, इस तरह से वो बुढ़िया जो थी साहूकार के लड़के और बनिया के लड़के को समझा रही थी। तब तक एक बहुत सुंदर लड़की, एक बहुत सुंदर युवती दरवाजे के भीतर उसे साहूकार के लड़के को दिखाई दे जाती है। साहूकार के लड़का ने जब उसे सुंदर युवती को देखा तब वो उसे पर मोहित हो गया और उसके साथ रात में रुकने के लिए वो तैयार था। उतबला हो रहा था कि किसी न किसी तरीके से हम इसके साथ रात गुर्जर ले। मित्रों, इधर वह बुढ़िया समझती रही, लेकिन साहूकार का लड़का नहीं माना। साहूकार का लड़का जो था वह अपने दोस्त से कहता हुआ चला गया कि दोस्त, तुझे कहानी जगह मिल जाए तो तू रुक लेना, पर हम तो इसके साथ में ही रुकेंगे। दोस्तों, इतना खाने के बाद में वो साहूकार का लड़का जो था उसे सुंदर युवती के साथ में रुकने के लिए वो अंदर चला गया। और जो सराय में एक हाल टाइप का रूम यानी हाल जैसा एक कैमरा था, वो बहुत गहरा और लंबा था। उसमें वो सुंदर युवती के साथ में साहूकार का बेटा चला जाता है। दोस्तों, इधर रात हो चुकी थी और सोनी का भी वक्त कुछ समय में होने वाला था। दोस्तों, वो तोता मैं से कहता है, इधर साहूकार का लड़का उसे सुंदर युवती के साथ में सराय के अंदर चला गया, लेकिन बनिया का लड़का बाहर रह गया। जो बहुत ही चालक था, वह चतुर था और समझदार था। बनिया का लड़का ने उसे रोक भी, लेकिन वो नहीं माना। अब दोस्तों, बनिया का लड़का जो था वह बुढ़िया के पास फिर से पहुंचता है और कहता है बुद्धि माता, मैं आपकी बात को समझा नहीं। आपने कहा कि सराय में जो रुकेगा उसकी मृत्यु हो जाएगी और वह सुबह जिंदा लौट करके नहीं आएगा। इसका क्या कारण है? बताने की कृपा करें मित्रों। वो बुढ़िया कहती है, बेटा, तुम उसे रोक रहे थे, लेकिन तुम्हारा दोस्त नहीं माना। मुझे डर है कि वह सुबह आपको जिंदा नहीं मिलेगा। बनिया का लड़का खाने लगा। वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूं माता, बात क्या है, खुला करके बताओ। तब बुढ़िया ने कहा, बेटा, ये जो सुंदर युवती आपके दोस्त ने अच्छी जिसके साथ में वह अंदर चला गया, ये सुंदर युवती जो है यह एक वैश्य है और नागिन है। ये रात में अपना रूप बादल लेती है और जिसके साथ यह रात में रुकती है इसको 10 लेती है और उसको मार देती है। इसलिए हमको डर है, क्योंकि जो भी गया वो जिंदा लौट करके नहीं आया। तोता में से कहता है, बनिया का लड़का यह सुनकर के घबरा गया और खाने लगा है। बुद्धि माता, हमें कोई रास्ता बताओ जिससे हम अपने दोस्त की जान बचा सके। तो बुढ़िया कहती है कि बेटा, मैं तुम्हें एक तलवार देती हूं और अगर तुम उसे नागिन का वध कर सको तभी तुम्हारा दोस्त बैक पाएगा। बनिया का लड़का समझ प्यार और चतुर था। वह तैयार हो गया और खाने लगा। माता, लाइए तलवार, मैं अपने दोस्त का जान जरूर बचाऊंगा, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। मित्रों, बुढ़िया बनियान के लड़के को तलवार देती है और वो चुपके से सराय के अंदर घुस जाता है और जहां उसका दोस्त साहूकार का बेटा उसे वैश्य के साथ में लेट हुआ था, वहीं पास में एक कोनी में जाकर के बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है कि कब यह नागिन का रूप धारण करें और हम इसको मारे। दोस्तों, आधी रात का समय होने वाला था और तभी वह सुंदर युवती जो नागिन थी वह अपना रूप बदलती है और जैसे ही साहूकार के लड़के को काटने वाली होती है तो उसका दोस्त बनिया तलवार लिए तो बैठा ही था। एकदम से उसने तलवार चलाई और उसे नागिन का वध कर दिया और वो सुंदर युवती मां गई। दोस्तों, इस तरीके से उसने अपने दोस्त की जान बचाई और उसे मेरी हुई नागिन को पलंग के नीचे रख दिया एवं छिपा दिया। दोस्तों, तब तोता में से कहता है, वो बनिया का लड़का जो तथा इतना काम करने के बाद अपने दोस्त की जान बचाने के बाद सराय से बाहर निकाल आता है और जब बाहर निकाल आया तो उसने क्या देखा कि एक सुंदर स्त्री जो है वह जंगल की तरफ जा रही है। उसने देखा और विचार किया कि ये सुंदर स्त्री जंगल में इतनी रात में कहाँ जा रही है, हमें देखना चाहिए, इसके पीछे पीछे जाना चाहिए और ये जानकारी लेना चाहिए कि यह जा कहाँ रही है। वो बनिया का लड़का जिसके हाथ में तलवार था, जिसने नागिन का वध किया था, वो उसे सुंदर स्त्री के पीछे चल देता है और वो बनिया का लड़का सोचता जा रहा है कि देखें यह कहाँ जा रही। वो स्त्री चलती चली गई और जंगल में एक साधु का आश्रम था और वह स्त्री साधु के आश्रम पर पहुंच गई और जाकर के उसने साधु से मुलाकात की
और वो सर नजर बनिया का लड़का दूर से ही देख रहा था। जब उसका जान का समय हुआ तो साधु से मिलने के बाद फिर वो सुंदर स्त्री हाथ जोड़ करके खाने लगी। आज आपसे मेरी आखिरी मुलाकात है। खाने लगा वो क्यों? तो वो सुंदर स्त्री जवाब देती है, हमारे पति हमें लेने के लिए आए हैं और अभी हमारे घर पर ठहरे हुए हैं। कल मैं अपने पति के साथ ससुराल चली जाऊंगी। आज के बाद फिर मैं आपसे मिलने के लिए नहीं आ पाऊंगी। तब वो साधु खाने लगा, रोजाना तो हमारे पास आई थी, लेकिन अब हमें धोखा देकर के जा रही हो और कह रही हो कि अपने पति के साथ जा रही हो। तब वो सुंदर स्त्री जवाब देती है, हाँ, मेरा पति मेरे घर पर ठहर हुआ है और कल मैं ससुराल चली जाऊंगी। हमें माफ करना, अब मैं आज के बाद तुम्हारे पास मिलने नहीं आऊंगी। दोस्तों, उसे सुंदर स्त्री के बात को सुनकर साधु को गुस्सा ए जाता है और साधु जो है गुस्सा में उसकी नाक काट देता है और जब उसकी नाक कट जाती है तो उसे पीड़ा होती है और वो पीड़ा को सहन करती हुई चिल्लाती हुई अपने घर के लिए भाग खड़ी होती है। इधर दोस्तों, वह बनिया का लड़का सारी बातें सुन रहा था और यह नजर देख रहा था। उसे बनिया के लड़का को बहुत गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में साधु को मार दिया, उसकी हत्या कर दी और उसको मार करके वहां से तुरंत में चल देता है और आगे चल करके एक मंदिर था और इस मंदिर में जाकर के छिपकर भीतर बैठ गया। अब वो सोचता है कि है प्रभु, इस दुनिया में हो क्या रहा है। अब इधर जो वो बनिया का लड़का मंदिर के अंदर बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था, वहां पर कुछ चोर आते हैं और चोर मंदिर के बाहर से हाथ जोड़ करके कहता है देवी माँ, हम चोरी करने के लिए जा रहे हैं और अगर यह हमारी चोरी आसानी से हो जाए और हम ना पकड़े गए तो कल हम तुम्हारे पास तुम्हारे लिए राजा के लड़की को लेंगे और उसकी बाली चढ़ाएंगे। इतना खाने के बाद में वह चोर अपनी चोरी करने के लिए चले जाते हैं और जो अंदर बनिया का लड़का बैठा था, उसने जब चोरों की बात को सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो कहता है, यह क्या है? यहां भी एक हत्या होने वाली है प्रभु, ये हो क्या रहा है? दोस्तों, वो बनिया का लड़का विचार करता है, चाहे कुछ भी हो है, लेकिन मैं राजा की लड़की की हत्या नहीं होने दूंगा। यह सोच करके वो मंदिर में बैठा रहा। इधर दोस्तों, क्या हुआ कि वह स्त्री जो थी जिसकी नाक साधु ने कटी थी, वो अपने घर पर पहुंची और उसने रोना धोना बैंड किया। बाकी पीड़ा तो सता रही थी। उसने विचार किया, अगर सुबह लोग हमको देखेंगे तो पता नहीं ना जान मेरे बड़े में क्या कहेंगे। हमें शर्म से अपना सर निशा झुकना पड़ेगा। क्यों ना हम अपने पति को फंस दें और ये कह दे कि हमारे पति ने मेरी नाक काट ली। तो वही हुआ, सवेरा होने वाला था और जैसे ही थोड़ा प्रकाश होने को था तभी वो चिल्लाने लगी और खाने लगी कि देखिए, हमारे पति ने हमारी नाक काट ली। दोस्तों, घर वाले जो थे वह एकदम से भाग करके आते हैं और उसके पति को बंदी बना लेते हैं। जो वो राजकुमार था, जो राजा का लड़का था, उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके वहां से राजा के सामने पेश कर देते हैं। राजा वो सर वृतांत करके उसको जय में डाल देता है। तब तोता में से कहता है मैं रानी, अब आगे सुनिए क्या हुआ। इधर पूरा दिन व्यतीत हो गया। उसका दोस्त जो बनी था, उसने पूरा दिन इधर उधर बैठ करके कैट लिया और जब रात हो गई तब इस मंदिर में जाकर के वे चिप करके बैठ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि ये चोर राजा के लड़की को पकड़ करके जरूर लेंगे, उसकी हत्या जरूर करेंगे, लेकिन मैं उसकी हत्या नहीं होने दूंगा। जब रात हो गई तो मंदिर में जाकर के तलवार लेकर के छिपकर बैठ गया और इधर आधी रात जब होती है तभी वह चोर राजा के लड़की को पकड़ करके लेट हैं और मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं। कुछ देर बैठ करके बातें करते हैं और कहते हैं, देवी मां ने हमारी बातें सुन ली हैं, कितनी बढ़िया हमें चोरी करवा दी, पकड़े भी नहीं गए और बहुत मालदार भी बन जाएंगे क्योंकि हमने बहुत माल लूट है। इस तरीके के बातें कुछ देर करते रहे। फिर उनमें से एक बोला, देख भाई, अब उसे लड़की को जल्दी ले जा और देवी मां के सामने उसका सर काट देना और उसकी बाली देना। तो दोस्तों, उन चोरों में से एक चोर जो था वो राजा की लड़की को पकड़ के अंदर मंदिर में प्रवेश करता है और देवी मां की जहां पर मूर्ति थी वहां पर ले जाता है और उसे लड़की का सर काटने के लिए जैसे ही वो चोर जाता है तो बनिया का लड़का तो वहां तैयार ही बैठा हुआ था और वो चोर राजा के लड़की का सर नहीं काट पाया, उसकी बाली नहीं चढ़ा पाया, क्योंकि उससे पहले ही बनिया के लड़का ने उसे चोर को मार दिया और चोर को मार करके उसकी लाश को एक बगल में रख दिया। इधर दोस्तों,
उन चोरों में से एक चोर कहता है, देख भाई, वो हमारा एक साथ ही गया है, वो लौट करके नहीं आया है। अरे तू जा और देख करके कि उसने बाली चड्ढा पी या नहीं चड्ढा पी। दोस्तों, ऐसे ही दूसरा चोर जो है, जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है तो वो बनिया का लड़का तैयार बैठा हुआ था, उसने उसको भी मार दिया। खाने का मतलब यह है कि इसी तरीके से उसे बनिया के लड़के ने जितने भी चोर थे सारे चोरों को मार दिया और उसे राजा की लड़की की रक्षा की। जब सारे चोरों को मार देता है तब वो लड़की निर्भय हो जाती है और उसके बाद में वो बनिया का लड़का राजा की लड़की से कहता है कि चलो, हम तुम्हारे घर तक तुम्हें छोड़ देते हैं। दोस्तों, राजा की लड़की घबराई हुई थी, उसे बनिया के लड़के के साथ में चल देती है और इधर राजा की जो लड़की थी वो बनिया के लड़के से प्रेम करने लगी और खाने लगी कि हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। दोस्तों, बटन ही बटन में वो लोग राजा के घर तक पहुंच गया और घर के दरवाजे पर जैसे ही पहुंच तो बनिया का लड़का ने माना कर दिया, नहीं, मैंने तुम्हारी रक्षा की है, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं तुमसे विवाह करूं, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। राजा की लड़की को गुस्सा गया और खाने लगी, अगर आप हमारे साथ शादी नहीं करेंगे तो मैं आपको जय में डलवा दूंगी। बनिया का लड़का खाने लगा, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा। दोस्तों, तभी राजा की लड़की पर चिल्लाती है और कहती है, बचाव, यह हमको पकड़ करके ले जाना चाहता था और यह हमारी इज्जत लूटना चाहता था। दोस्तों, राजा की लड़की को चिल्लाते हुए सैनिकों ने देखा तो सैनिकों ने भाग करके उसे बनिया के लड़के को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश कर दिया और कहा कि राजा साहब, ये तुम्हारी लड़की की इज्जत लूटना चाहता था, ये आपकी लड़की को पढ़ करके ले जाना चाहता था, वो तो आपकी लड़की चिल्लाने लगी, इसलिए मैंने बच्चा लिया। अगर वो नहीं चिल्ला पाती तो यह आपके लड़की के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर देता। दोस्तों, यह सुनने के बाद राजा को क्रोध गया और उसने पकड़ करके उसे बनिया के लड़के को जय में डाल दिया, जहां उसके दोनों दोस्त भी मौजूद थे। जो साहूकार का लड़का था और राजा का लड़का था, वह दोस्त भी उसे मिल गए। साहूकार के लड़का को सराय वालों ने पड़वा दिया क्योंकि इसने एक वैश्यवी सुंदर युवती का वध किया, इसलिए वह भी वहां जय में मौजूद था। अब तीनों दोस्त जय में जाकर के मिल जाते हैं और एक दूसरे के साथ में वहां बैठ जाते हैं। इधर दोस्तों, अगला दिन हुआ और वह राजा दरबार में तीनों को बुलट है, जिन तीनों को राजा ने पकड़ करके जय में बैंड किया था और उन्हें सजा सुनने के लिए तैयार हो जाता है। दरबार लगा हुआ था और राजा ने जो साहूकार का लड़का था जिसने वैश्य का वध किया था, उसे अपने पास में बुलाया और उससे कहा कि क्यों रे, तेरा क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है। तब वो लड़का खाने लगा कि मैं साहूकार का बेटा हूं। राजा खाने लगा, ये बता, तूने वैश्य का वध क्यों किया, उसे क्यों मारा। अब दोस्तों, उसे साहूकार के लड़का को कुछ मालूम ही नहीं था। जो वो राजा को बता सकता, उसे नहीं मालूम था कि वैश्य का वध किसने किया। वैश्य का वध साहूकार के लड़का ने किया नहीं था। जो उसे मालूम होता, राजा ने फिर पूछा, चुपचाप क्यों खड़ा है, बता कि तूने उसे वैश्य का वध क्यों किया। दोस्तों, तब वो साहूकार का लड़का तो नहीं बोल पाया, लेकिन जो बनिया का लड़का था खाने लगा, महाराज क्षमा चाहता हूं, जो बीच में हमको बोलना पड़ रहा है, इसे कुछ मालूम नहीं है। इसने वैश्य का वध नहीं किया क्योंकि वैश्य का वध मैंने किया है। राजा खाने लगा, तो बता तूने क्यों किया, बात किया है। तब दोस्तों, वो बनिया का लड़का कहता है महाराज, हम अपने दोस्त के साथ में इसी साहूकार के लड़का के साथ में सराय में रुकने के लिए एक रात गुजरते के लिए गए थे और एक बुद्धिमान ने माना किया था, इसके अंदर नहीं रुको क्योंकि जो रुकेगा वो सुबह जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन यह हमारा दोस्त नहीं माना और उसने सुंदर वैश्य को देखकर रात गुजरते के लिए अंदर सराय में चला गया। मुझे उसे बुढ़िया के द्वारा मालूम हुआ कि यह नागिन है और यह नागिन का रूप में आकर के इसको डस लेती, इसलिए तब मैं तलवार को लेकर के अपने इस दोस्त की जिंदगी बचाने के लिए जहां यह पलंग पर वैश्य के साथ सोया हुआ था, वही एक कोनी में जाकर के बैठ गया और जैसे ही उसे वैश्य ने रूप बदला और नागिन बनकर के हमारे दोस्त को डसने के लिए तैयार हुई, मैंने तुरंत उसको मार दिया। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जहां पलंग पड़ा हुआ है उसके नीचे हमने मेरी हुई नागिन रख दी है, आप देख लीजिए दोस्तों। तब राजा ने सैनिकों को भेजो और वहां सैनिकों ने जाकर के वहीं मेरी हुई नागिन पाया
और आकर के सारी बात राजा को बताया कि सत्य बात है। तो दोस्तों, राजा प्रसन्न हो गया और खाने लगा। ठीक है, तूने दोस्ती का फर्ज निभाया है, जो अपनी दोस्त की जिंदगी बचाई है। दोस्तों, राजा साहूकार के लड़का को छोड़ देता है। उसके बाद में राजा जो था वो राजकुमार, यानी कि जो राजा का लड़का राजकुमार जो था, उसको बुलट है और उससे पूछता है कि तू बता कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटा। अब दोस्तों, उसको भी नहीं मालूम था न किसने कटी है। वह भी चुपचाप खड़ा था। राजा ने फिर दोबारा पूछा कि बोल क्यों नहीं रहा है, कि तूने अपनी पत्नी की नाक क्यों काटा। तब दोस्तों, वह बनिया का लड़का फिर से हाथ जोड़ के खाने लगा कि महाराज क्षमा करें, इसको भी नहीं मालूम, इसने अपनी पत्नी की नाक नहीं कटी है। नाक किसने कटी है, वो सर्व वृतांत मैं आपको सुनता हूं। तब उसे बनिया के लड़के ने राजा को बताया कि ये लड़की साधु से प्रेम करती है। रात में साधु से मिलने के लिए गई। मैं इसके पीछे पीछे गया। इसने कहा कि मैं कल से तुमसे मिलने नहीं, ए शक्ति, मेरा पति मुझे लेने के लिए आया है। ये सुनकर के उसे साधु ने इसकी नाक काट ली और इसने आकर के अपने पति को फंसा दिया। इसने गलत किया। राजा खाने लगा। मैं तेरी बात पर विश्वास कैसे करूं। तब उसे बनिया के लड़के ने कहा, महाराज सैनिकों को भेजिए, जहां उसे साधु का आश्रम है, देख लीजिए कि मैंने साधु का वध कर दिया है। दोस्तों, सैनिक जाते हैं, आश्रम पर उसे मारे हुए साधु को देखते हैं, तो आकर के राजा को बताते हैं कि महाराज बात सत्य है। दोस्तों, तब वो राजा उसे राजकुमार को भी छोड़ देता है, वह भी बैग जाता है। दोस्तों, फिर तोता कहता है मैं ना अब आई बड़ी इस बनिया के लड़का की, जिसने राजा के सामने अपने दोस्तों की जिंदगी बचाई। राजा उसे बनिया के लड़का से बोलना है कि तूने तो अपने दोस्त को बच्चा लिया, लेकिन अब तू बता कि तू हमारी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाना चाहता था, इसके साथ में दुर्व्यवहार करना क्यों चाहता था, इसकी इज्जत से खिलवाड़ करना क्यों चाहता था। अब तू नहीं बचेगा। दोस्तों, तब वो बनिया का लड़का कहता है कि महाराज क्षमा करें, यह आपकी लड़की जो है ना, इसने हमें गलत फंसाया है। आपकी लड़की की बाली चढ़ाने के लिए कुछ चोर इसको पकड़ करके ले गए थे। मैं इस मंदिर में था, मेरे हाथ में तलवार थी, क्योंकि मैं साधु को मार करके आया, और आपकी लड़की को करने के लिए जैसे ही एक चोर अंदर मंदिर में आता है, मैंने उसको मार दिया, दूसरा आता है उसको भी मार दिया। इसी तरीके से जितने भी चोर थे मैंने सबको मार दिया, और सभी मंदिर में ही पड़े हुए हैं। अगर विश्वास नहीं है तो सैनिकों को भेज करके देख लीजिए। दोस्तों, वही हुआ। सैनिक करते हैं, मंदिर के पास में मंदिर में जाकर के देखते हैं तो उन चोरों की लाशें पड़ी हुई थीं। तो सैनिकों ने आकर के सारी बात राजा से कही कि महाराज बात सत्य है, आपकी लड़की की रक्षा इसने की है, इसने इज्जत से खिलवाड़ नहीं किया और ना ही इज्जत लूटने की कोशिश की है। वो बनिया का लड़का कहता है, हाँ राजा साहब, मैं आपकी लड़की को पकड़ करके क्यों ले जाऊंगा। और सुनिए महाराज, चोरों से बचा करके जब आपके लड़की को घर छोड़ने के लिए ए रहा था, तब आपकी लड़की हम पर सत्य हो गई, प्रेम करने लगी और विवाह करने की जिद करने लगी। मैंने कहा, मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। मैंने जी लड़की की रक्षा की है और उसके बदले में मैं उससे विवाह करूं, उसकी इज्जत से खिलवाड़ करूं, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैंने उसे माना किया तो उसने कहा, अगर तुम हमसे विवाह नहीं करोगे तो हम अपने पिता से कहकर तुम्हें जय में डलवा देंगे, और उसने वही किया। बनिया के लड़के के बात को सुनकर के राजा जो था, उसका चेहरा शर्म से बच्चे झुक जाता है, और तब उसने बनिया के लड़के को आजाद कर दिया और माफी मांगी कि जो बेटा तुम आजाद हो, तुम्हारी गलती नहीं है। इस तरीके से वो बनिया का लड़का जो था अपने दोनों दोस्तों को बच्चा लेट है और खुद भी बैग जाता है, और तीनों दोस्त हंसते हंसते अपने नगर में चले आते हैं और आराम से फिर वही रहने लगता है। तो दोस्तों, अब वो तोता कहता है कि मैं देख लिया, इस तरीके से नई जाट स्वार्थी बन चुकी है और अपने स्वार्थ के लिए गलत से गलत काम के लिए तैयार हो जाती है। अब उसे गलत काम के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितने भी कष्ट झेलना पड़े, चाहे किसी के भी जिंदगी से खिलवाड़ क्यों ना करना पड़े, लेकिन ऐसी स्त्रियां नहीं मानती हैं। दोस्तों, अपने पिया तोता की बात को सुनकर के मैं जो है वो चुप हो जाती है। उसके बाद में तोता कहता है मैं ना रानी, इसीलिए तो मैं सोचता हूं कि चाहे भूखे मां जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली स्त्रियों से कभी विवाह मत करना। ऐसा समझता है कि 3 लक्षणों वाली स्त्रियां यह हैं
पहले वो जो पति वो करके भी पराई पति से हिट करें और पराई पति से छुप छुप के मिलने के लिए जाएं, अपने पतिव्रता धर्म को भूल जाए और उसके साथ में हवास का शिकार बन जाए, तो ऐसी स्त्री से हमेशा बचाना चाहिए और ऐसी स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। और दूसरी स्त्री वो है जो एक स्त्री तो है लेकिन वेश्यावृत्ति की तरह जिंदगी गुर्जर रही है, नागिन की तरह रह रही है। अब उसे अपने हवास के इच्छा पूर्ति के लिए चाहे अपने पति का ही कत्ल क्यों ना करना पड़े, लेकिन वो कर बैठी है और नागिन की तरह अपने पति को 10 करके उसे मार डालते हैं। तो ऐसी वेश्यावृत्ति के लक्षण वाली जो स्त्रियां हैं, इसे दूर रहना चाहिए, इसे कदापि विवाह करने की इच्छा नहीं रखना चाहिए। और तोता बोला है, मैं ना तीसरी स्त्री वो है जिसकी जान अगर कोई बचाए और अगर वो करने के लिए जा रही हो और उसकी अगर कोई जान बच्चा ले और ऐसे में वे मददगार को ही झूठ फंस दे है और इस मददगार से विवाह की इच्छा करें, इससे दुर्व्यवहार करने की इच्छा करें और फिर उसको झूठ फंसा करके उसको मारवा डालें या उसे जय में बैंड करवा दें या उसे सजा दिवा दें, तो ऐसी स्त्रियों से भी हमेशा बैक के रहना चाहिए। इनका कोई भरोसा नहीं है कि किस वक्त तुम्हारी जिंदगी को ले बैठे। तो दोस्तों, मेरे खाने का तात्पर्य यह है कि यह कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे जीवन में कुंवारे मां जाना, लेकिन इन 3 लक्षणों वाली लड़कियों से हमेशा दूर रहना, बैक करके रहना। कभी जिंदगी में फांसोगे नहीं और कभी जिंदगी में दुखी नहीं रहोगे और तुम्हें कभी भी जिंदगी में रोना भी नहीं पड़ेगा और पछताना भी नहीं पड़ेगा। तो प्रिया मित्रों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। और दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे, जय श्री राम, जय हनुमान। साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। प्रिया मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।